नमस्कार। हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में हम चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का भाग 2 डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे? सबसे पहले दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया, जरा दूरदृष्टि दोष यानी प्रेसबायोपिया। ये दो दृष्टि दोष हम इस भाग में कवर करेंगे और एक दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष हमने पिछले भाग में डिस्कस किया था। इसके बाद कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। उसके बाद कांच के प्रिज्म से विक्षेपण यानी डिस्पर्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी फिगर में दृष्टि दोष दिखाई दे रहा है। ए फिगर देखिए, आपको क्लियर दिखाई दे रही है ए फिगर। बी में थोड़ी क्लैरिटी कम है। सी क्लियर दिख रही है पिक्चर और डी भी क्लियर दिख रही है। तो इसका मतलब दृष्टि दोष है फिगर बी में। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज द एडजॉइनिंग डायग्राम रिप्रेजेंटिंग? संलग्न चित्र क्या दिखा रहा है? संलग्न चित्र यानी ये आपको क्या दिखा रहा है? देखिए आपको सीन क्लियर नहीं दिख रहा और जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बन रहा, रेटिना से पहले बन रहा है। तो रेटिना से पहले बन रहा है, इसका मतलब ये सामान्य मानव नेत्र है या फिर निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है, क्योंकि नॉर्मल आई में तो इमेज कहां बनती है, प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। क्लियर? अब आप ये दो फिगर देखो। ए में आपको पास की चीज ये भी क्लियर दिखाई दे रही है और बी जो दूर का झरना है ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन बी में ये झरना तो क्लियर दिख रहा है, दूर की चीज तो ठीक दिख रही है, लेकिन पास की चीज अच्छे से नहीं दिख रही। तो यहां पर ए आपको क्या दिखा रहा है कि कोई दृष्टि दोष नहीं है, क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा है दूर का भी और पास का भी। लेकिन बी में दूर दृष्टि दोष है। दूर की वस्तु तो सही से दिखती है, दूर की दृष्टि ठीक है, लेकिन पास की चीज सही से नहीं दिखती। तो बी दूर दृष्टि दोष को दिखा रहा है। आइए अब इस दृष्टि दोष के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, ये फिगर है आपकी नॉर्मल आई के लिए। नॉर्मल आई में आपको ये चित्र बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और जो इमेज है आपकी रेटिना पर यानी दृष्टि पटल पर बन रही है। तो ये नॉर्मल आई दिखा रही है। लेकिन इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्रतिबिंब दृष्टि पटल से पीछे बन रहा है। ये दृष्टि पटल है और इससे पीछे बन रहा है, जिसकी वजह से जो भी वस्तु है आपको यहां पर धुंधली दिखेगी, क्लियर नहीं दिखेगी। तो प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बन रहा है। यह दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र को दिखा रहा है। तो दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के यानी दृष्टि पटल के पीछे बनता है। तो दूर दृष्टि दोष वो दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। ये देखिए, दूर की वस्तु सही दिख रही है, पास की वस्तु सही नहीं दिख रही। पास हमारा जो निकट बिंदु है, वैसे नॉर्मल आंख का वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष के केस में जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर से दूर खिसक जाता है। 25 सेंटीमीटर से जब दूर वस्तु को रखा तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बना। आपने देखा होगा कई लोग बुक को पीछे करके पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें 25 सेंटीमीटर पे रखने पे, पास रखने पे सही से नहीं दिखता, इमेज रेटिना पे नहीं बनती। लेकिन इसमें इमेज जो है वो रेटिना पर बन रही है, क्योंकि निकट बिंदु दूर चला गया है 25 सेंटीमीटर से। और इसकी वजह से अगर निकट बिंदु पे आपने कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा और आपको वस्तु सही से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि दृष्टि पटल पे क्लियर इमेज, रेटिना पर क्लियर इमेज नहीं बन रही है। अब इसको ठीक कैसे किया जाता है? इसको ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या करता है, दूर से जो रेखाएं आ रही हैं उनको एक जगह पर केंद्रित कराता है, फोकसित कराता है। अब निकट बिंदु से जो भी रेखाएं आ रही होती हैं उनको ये और अधिक फोकसित कराता है और रेटिना पर प्रतिबिंब दिलाने में मदद करता है। तो इस तरीके से इस उत्तल दर्पण ने क्या किया, रेखाओं को
प्रकाश की किरणों को रेटिना पर केंद्रित करा दिया, जिसकी वजह से हमारा दूरदृष्टि दोष ठीक हो गया। तो इस इमेज में भी दिख रहा है कि इस उत्तल लेंस की वजह से हमारा जो दूरदृष्टि दोष है वो ठीक हो गया। उत्तल लेंस दिया जाता है। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको पता है, हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव है, मतलब कि उसकी क्षमता, मतलब कि जो पावर है, जो नंबर दिया जाता है वो क्या होगा? पावर या क्षमता लेंस की होती है 1/f, फोकस दूरी का उल्टा। अगर f पॉजिटिव है, f जमा का है, तो पावर भी जमा की ही आती है। आपको जो नंबर मिलता है जब आप आईज का चेकअप कराने जाते हो तो वो पावर होती है। अगर प्लस का नंबर है मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है, मतलब आपको दूरदृष्टि दोष था। अगर माइनस का नंबर मिला है, फोकल लेंथ हम माइनस किसकी लेते हैं? अवतल दर्पण की लेते हैं। और अवतल दर्पण किसको ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की चीज सही से नहीं दिखती है। तो अगर f इसका नेगेटिव है तो पावर भी इसकी नेगेटिव होती है। अगर आपको नेगेटिव नंबर मिल रहा है मतलब आपको निकट दृष्टि दोष है और अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा उसको ठीक करने के लिए। चलिए अब अगला दृष्टि दोष देखते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग या उम्र दराज लोगों को पास की चीज देखने के लिए या दूर की चीज देखने में दिक्कत आती है। पास की चीज देखने के लिए उसे दूर रखते हैं, वो बुक को दूर ले जाते हैं ताकि उनको क्लियर दिखाई दे, जैसे इस इमेज में कर रहे हैं। तो इन्हें वस्तुएं देखने में, दूर की वस्तुएं देखने में भी और पास की वस्तुओं को भी देखने में दिक्कत आती है। तो जरा दूर दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया, ये एक प्राकृतिक दृष्टि दोष है जो अधिकतर उम्र दराज व्यक्तियों में होता है। तो इसमें क्या होता है कि आंखों की जो समझन क्षमता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन है, एडजस्ट करने की जो पावर है उम्र के साथ, वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा लेंस है, ये जो हमारा अभिनेत्र लेंस है, ये कठोर हो जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता और पक्षमापी पेशियां भी कमजोर हो जाती हैं, जो कि इसकी फोकस दूरी को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को देखने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से व्यक्ति प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है और रेटिना से पीछे बन रहा है, जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं देख पाता है। यहाँ आप देख सकते हो ये नॉर्मल आई है, प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभिनेत्र लेंस अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो रेटिना से पीछे, दृष्टिपटल से पीछे बन रहा है और व्यक्ति को सही से नहीं दिखेगा। इसको ठीक करने के लिए हम द्विफोकसी लेंस यानी कि बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस में दूर की चीज देखने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि इस लेंस के या स्पेक्स के ऊपर वाले हिस्से में लगाया जाता है, और पास की चीज को देखने के लिए निचले हिस्से में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों लेंस एक ही चश्मे में दे दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति दूर की वस्तु और पास की वस्तु को देख सके सही से। और आजकल प्रोग्रेसिव लेंसेज भी मिलने लगे हैं। प्रोग्रेसिव और बाइफोकल लेंस क्या है? बाइफोकल तो अभी बताया, ऊपर का हिस्सा कॉनकेव होता है यानी अवतल होता है, नीचे का हिस्सा कॉन्वेक्स होता है। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, ये मध्यवर्ती दृष्टि दूरी प्रदान करता है, ठीक है, एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जबकि बाइफोकल लेंस केवल निकट और दूर दृष्टि की करेक्शन ही प्रोवाइड करता है। ये आपको ध्यान आया होगा अगर कभी आई चेकअप कराने गए होगे तो पहले हम एक मशीन में मेजरमेंट करते हैं, एक मशीन में चेकअप किया जाता है, उसके बाद फाइनल नंबर देने के लिए ये लगाया जाता है और अलग अलग लेंसेज लगा के चेक किया जाता है कि किस में आपको क्लैरिटी आ रही है। देखो नंबर का तो आइडिया लग जाता है, उसके बाद सिलेंड्रिकल नंबर क्या है या स्फेरिकल नंबर क्या है, उसके लिए क्लैरिटी लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस मेथड का यूज किया जाता है। तो अगर आपकी प्रेस्क्रिप्शन इस टाइप की है, देखिए ये प्रेस्क्रिप्शन है किसी डॉक्टर की, ये राइट आई के लिए है, इस तरफ लेफ्ट आई के लिए है। ये पहला
स्फेरिकल नंबर दिखाता है। स्फेरिकल नंबर इसमें या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अगर प्लस होगा तो मैंने बताया था, नंबर अगर प्लस है तो मतलब आपको दूर दृष्टि दोष है, आपको पास का अच्छे से नहीं दिखता। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपका निकट दृष्टि दोष है, यानी कि आपको दूर का सही से नहीं दिखता। और कौन से पावर का लेंस लगाएंगे वो इस स्फेरिकल इस रीडिंग से पता लगता है। सिलेंड्रिकल में पता लगता है कि कौन सी एक्सिस पे आपको सही नहीं दिख रहा। एक्चुअल में ये हमारी आई होती है, ये आगे का जो पार्ट होता है, ये स्फेरिकल पार्ट, ये कोर्निया होता है। अधिकतर जो लाइट का रिफ्रैक्शन है, परावर्तन है, कोर्निया के थ्रू ही हो जाता है। जब लाइट इस कोर्निया पर पड़ती है, आगे ये हमारा नेत्र गोलक है, ठीक है, जब लाइट इस कोर्निया पर पड़ती है तो ये उसको मोड़ देती है, और आगे जो लेंस का काम है वो इन रेखाओं को, इन प्रकाश किरणों को फोकसित करना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये कोर्निया हर जगह से स्फेरिकल नहीं हो पाता, हर जगह से इसकी गुलाई एक तरीके की नहीं होती। कई बार थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी वजह से इसकी गुलाई कहीं ना कहीं से अलग हो जाती है, खराब हो जाती है। तो जिसकी वजह से ये उस बिंदु से जहां पर से खराब हुआ इसका कर्वेचर, वहां से किरणों को अच्छे से नहीं मोड़ पाता। तो उस एक्सिस पर, इस रेखा के अलोंग जो किरणें हैं वो सही से नहीं मुड़ पाएंगी। वो एक्सिस दिखाई जाती है कि इस एक्सिस पे इसको सिलेंड्रिकल नंबर है, मतलब कि कर्वेचर ठीक नहीं है। तो सिलेंड्रिकल से पता लगता है कि कर्वेचर कहां पर ठीक नहीं है, तो वो और कितनी दिक्कत है तो उसके हिसाब से नंबर दिया जाता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे स्पेक्स का नंबर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपको ओवरव्यू देने के लिए, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि ठीक करनी है, उसके लिए उसे -5.5 डायोप्टर क्षमता की आवश्यकता है। 5.5 डायोप्टर नंबर मिला है, मतलब ये पावर है। -5.5 डायोप्टर, माइनस का मतलब ये कौन सा लेंस हुआ, आपका अवतल लेंस हुआ। और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, हमने फॉर्मूला बताया था, P बराबर 1/f। तो यहां से f हो जाएगा 1/p, यानी कि 1/-5.5, यानी कि -10/5, 55, मतलब कि -2/11 मीटर। ये फोकस दूरी होगी उस अवतल लेंस की जो कि प्रयोग किया जा रहा है दूर की दृष्टि को ठीक करने के लिए। अब उसे अपनी निकट की दृष्टि को ठीक करने के लिए +1.5 डायोप्टर चाहिए। ये मैं ऊपर यहां पर लिख रही हूँ, +1.5 चाहिए, मतलब पावर है प्लस का 1.5, प्लस है मतलब कि कौन सा लेंस होगा, आपका उत्तल लेंस होगा। कई बार गलती से लेंस की जगह दर्पण निकल जाता है, पर इसमें लेंस ही है, उत्तल होगा। फोकस दूरी क्या होगी, f बराबर 1/p, मतलब कि 1/1.5, मतलब कि 10/15, और यहां से 2/3, यानी कि 0.67 मीटर के आसपास इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी आएगी, जो कि निकट की दृष्टि को ठीक करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आप इनकी फोकस दूरी या फोकल लंबाई निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डेली रूटीन के एक्सपीरियंसेस हैं जो हम करते हैं। मान लीजिए आपने एक बाल्टी में या फिर किसी पानी के स्रोत में सिक्का डाला, तो जितनी गहराई पे वास्तव में वो जाता है उससे ऊपर दिखता है। आपने कभी स्विमिंग पूल देखा हो तो जितना गहरा है उससे कम गहरा दिखता है पानी भरने के बाद। या बाल्टी में जब आप पानी भर लेते हो तो उसका बेस थोड़ा उठा हुआ महसूस होता है। ये किस वजह से होता है, जो वास्तविक गहराई है वो ज्यादा होती है और जो दिख रही है वो कम होती है। ये किस वजह से होता है, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। इसी प्रकार जब आप किसी पानी से भरे ग्लास में कोई चम्मच रख देते हैं इस तरीके से टेढ़ा या पेंसिल, तो यहां से मुड़ा हुआ दिखता है वो चम्मच या फिर ये पेंसिल। इसी तरीके से आप कई बार कांच के बर्तन में कोई रसगुल्ले, गुलाब जामुन या फिर पानी आ गया मुंह में, नींबू रख देते हैं, तो साइड से देखने पर वो बड़े दिखते हैं। ऐसा भी किस वजह से होता है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ये अपवर्तन हम अपने पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, फिर भी एक बार हमने रिवाइज किया कि ये सब अपवर्तन की वजह से होता है। और अपवर्तन है क्या, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है। देखो ये रेखा ऐसे जा रही थी, सीधी ना जाके मुड़ गई इस तरफ, तो ये अपवर्तन कहलाता है प्रकाश का। ये माध्यम के बदलने पर होता है अक्सर।
ये देखिए, ये आपने डेली लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। ये ग्लास स्लैब है, ये एक्सपेरिमेंट भी आपने किया होगा। ग्लास स्लैब से ये प्रकाश की किरण आई अगर, तो वैसे अगर ये ग्लास स्लैब ना रखा होता तो इस तरीके से सीधी चली जाती, लेकिन यहाँ इस सरफेस पर इसका मुड़ गई, अपवर्तन हो गया, इस सरफेस पर फिर से मुड़ गई, अपवर्तन हो गया, तो 2 बार अपवर्तन हो गया। आप देखोगे कि ये जो निर्गत किरण है, ये जो एमर्जेंट रे है, ये पहली वाली रे के पैरेलल है, क्योंकि ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो अपवर्तक पृष्ठ हैं, सॉरी, ये जो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस हैं, ये भी आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो ये दोनों किरणें भी समांतर होंगी। देखिए इस वीडियो में सारे फिनोमिना लाइट के, परावर्तन मतलब टकरा के वापस चला जाना, अपवर्तन यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो मुड़ जाना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी एक ही माध्यम में बार बार रिफ्लेक्शन होना, उसका बाहर ना जाना, ये सब बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। ध्यान से देखिए, ये प्रकाश की किरण मुड़ रही है, ये परावर्तित हो रही है। अब हमने तेल डाल दिया तो माध्यम अलग हो गया, देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें। अब हमने मीडियम और चेंज कर दिया, तो यहाँ पे लाइट का रास्ता और अलग तरीके से चेंज हो रहा है। तो ये लाइट के, प्रकाश के अलग अलग फिनोमिना इस वीडियो में दिखाए। इसके बाद प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? इस प्रकार की आकृति होती है, इसमें ये वाला फेस, सॉरी, ये वाला फेस और इसके सामने इस तरफ वाला फेस त्रिकोण आकार का होता है। बाकी के तीन, ये इस तरफ वाला और नीचे वाला, वो रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार में होते हैं। और जो रिफ्रैक्शन है, जो अपवर्तन है, ये आयताकार पृष्ठों से ही होता है। यहाँ पर ये प्रिज्म का थोड़ा सा लंबा वाला वर्जन दिखाया हुआ है। इस तरफ वाला, इस तरफ वाला और नीचे वाला पृष्ठ रेक्टेंगुलर है यानी आयताकार है, और ये वाला और इससे सामने ये वाला त्रिकोण, त्रिकोण के आकार के हैं, त्रिभुजाकार हैं। और क्लियर दिखाने के लिए और इमेजेस दिखा रहे हैं। देखो ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला ट्रायंगुलर है, बाकी ये और जो पीछे दिख नहीं रहा वो आयताकार है। इसी तरीके से यहाँ पर और अच्छे से दिख रहा है, ऊपर और नीचे वाला फेस ट्रायंगुलर है यानी त्रिभुज आकार के हैं, और बाकी के तीन फेस जो हैं वो क्या है? आयताकार हैं। और रिफ्रैक्शन जो है, जो प्रकाश का अपवर्तन है, इन्हीं पृष्ठों से होता है। देखिए इस वीडियो से बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म के थ्रू होता है। ये प्रिज्म है, इसको आपने रखा, लेजर लाइट इसमें से पास करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ से मुड़ गई और फिर यहाँ से फिर मुड़ गई, तो अपवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से लाइट अपने पाथ से डेविएट हो रही है। अब ये जो हमारा इंसिडेंट रे है और ये जो एमर्जेंट निर्गत है, ये जो एंगल बनता है ये कहलाता है निर्गत कोण। ये तो था। अब हम ट्रायंगुलर साइड से लाइट पास करेंगे। देखो ट्रायंगुलर साइड से हमें ये डेविएशन नहीं दिख रहा, जो कि हमें रेक्टेंगुलर वाली साइड से दिख रहा था। तो इस तरीके से ये वीडियो क्लियर कर रहा है कि प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है। देखिए ये हमारी आपतित किरण थी, इस वाले सरफेस पे टकराई और यहां से इसका अपवर्तन हो गया। ये अपवर्तित किरण है, यहां गई इस फेस पे, फिर से इसका अपवर्तन हुआ और ये बाहर निकल गई। तो अब ये निर्गत किरण है एंड में। और इंसिडेंट अगर हम लाइट देखें, ये जो एंगल यहां बना रही है ये आपतन कोण है, और यहां पर ये जो कोण बन रहा है ये निर्गत कोण है। और आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, आई बराबर ई होता है। इस तरीके से प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेकिन जब प्रकाश, सफेद रंग का प्रकाश अगर हम प्रिज्म में से निकालेंगे, तो अपवर्तन के साथ साथ एक और चीज होती है, इसमें जो सफेद रंग का प्रकाश है ये 7 भागों में विभाजित हो जाता है। यही आप देखते हैं यहाँ पर। देखिए नेचुरल फिनोमिना है, बारिश के बाद अक्सर होता है, इंद्रधनुष बन जाता है बारिश के बाद। ऐसा क्यों होता है? चलिए इस वीडियो से देखते हैं।
ये बारिश की बूंदें आ गई वातावरण में। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बारिश की बूंद प्रिज्म की तरह काम करती है, प्रिज्म की तरह काम करती है, जिसकी वजह से सफेद रंग 7 भागों में बढ़ जाता है और हमें ये इंद्रधनुष दिखता है। ये आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा जरूर कभी ना कभी बारिश के बाद। तो ये हो रहा है इंद्रधनुष बनने में, सूर्य का प्रकाश इस बूंद पर पड़ा, ये बूंद प्रिज्म की तरह काम कर रही है। यहां से जब प्रकाश इधर आया तो 7 रंगों में बट गया। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। यहाँ पे केवल साइड वाले रेड और वॉयलेट कलर दिखाए हैं, वैसे टोटल 7 कलर बनते हैं। तो यहाँ पर जब लाइट अंदर गई तो अपवर्तन हुआ और विक्षेपण भी हुआ। इसके बाद यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल भी लाइट बाहर नहीं गई, बिल्कुल अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई बूंद के, तो इसके लिए इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और फिर यहाँ पर आकर फिर से अपवर्तन हो जाता है और यहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जर्वर है तो उसे रेनबो दिखता है। तो इस तरीके से ये इंद्रधनुष बनते हैं। तो ये जो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन होना है, इसे हम कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब इसमें आपको और अच्छे से पता लगेगा, आप लैब से प्रिज्म लेके इस तरीके से करके भी देख सकते हैं इस डिस्पर्शन को। तो लाइट जब इसके ऊपर पड़ रही है यहां से, तो यहाँ देखिए दीवार पे इस तरीके का बैंड दिखता है, आपने कभी ना कभी करके देखा होगा, और अगर नहीं किया है तो प्रिज्म लेके जरूर करके देखना इसको। तो इस तरीके से हमें जो 7 रंग मिले, 7 रंगों का कॉम्बिनेशन मिला, ये कहलाता है श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। और ये कौन कौन से 7 कलर हैं आप विबग्योर से याद रख सकते हो। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange और red, R for red। तो ये हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। जब हम दो प्रिज्म एक दूसरे के सामने उल्टे रख देते हैं एक दूसरे के, तो क्या होता है? देखिए, पहले प्रिज्म से जब सफेद प्रकाश पास हुआ तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो गया, इसे हम विक्षेपण कहते हैं। ये 7 रंग निकले, दूसरे उल्टे प्रिज्म में से जब आप पास होते हैं तो ये 7 रंग फिर से मिल जाते हैं और सफेद प्रकाश फिर से मिल जाता है। इसे हम पुनः संयोग यानी कि रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इस तरीके से फाइनली हमें फिर से व्हाइट लाइट ही मिलती है अगर हमने दो प्रिज्म एक दूसरे के उल्टे रखे हैं तो ये हमने यहाँ तक आज के वीडियो के जो टॉपिक्स थे वो कवर किए। अब हम देखते हैं क्या समरी रही हमारी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया दूरदृष्टि दोष। इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु तो आराम से देख पाता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इसे ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया जरा दूरदृष्टि दोष यानी प्रेसबियोपिया। ये प्राकृतिक दृष्टि दोष है, अधिकतर उम्रदराज व्यक्तियों में होता है और इसे ठीक करने के लिए द्विफोकसी लेंस या प्रोग्रेसिव लेंस का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने प्रिज्म के बारे में चर्चा की। प्रिज्म एक पारदर्शी वस्तु है जिसमें 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं और 3 पार्श्व पृष्ठ होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया प्रकाश का विक्षेपण कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर गिरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसे विक्षेपण कहते हैं। और ये जो 7 रंगों का बैंड बनता है इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे आप विबग्योर से याद रख सकते हो। V फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और जब व्हाइट लाइट श्वेत प्रकाश दो एक दूसरे से उल्टे प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत एंड में जो प्रकाश निकलता है वो भी श्वेत ही होता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। इसके बाद होमवर्क आपको एनसीईआरटी न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग पेज नंबर 164 पे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 170 पे है के क्वेश्चन 5 to 9 करने हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इस टॉपिक को अपने बुक में से पढ़ेंगे 2-3 बार। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देखेंगे और लाइव डाउट क्लास अटेंड करेंगे ताकि और अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3।
थैंक यू।